हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर 9th स्टैंडर्ड का। चैप्टर का नाम है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि मिरर्स क्या होते हैं, मिरर्स के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, और उनके टाइप्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मिरर्स देखो आपके कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? जो आपके घरों में जो पाए जाते हैं, जो शीशे आपके घरों में लगे रहते हैं जिसमें आप चेहरा देखते हैं, या फिर जो भी आपके हाउस होल्ड वर्क के लिए यूज होते हैं जो मिरर्स, उनको हम बोलते हैं प्लेन मिरर्स, ठीक है। अब सेकंड है स्पेरिकल मिरर्स। अब स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में आप डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो दो टाइप के होते हैं आपके स्पेरिकल मिरर। पहला होता है आपका कॉनकेव मिरर, सेकंड होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। स्पेरिकल मिरर्स में हम इन दो मिरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब पहला है आपका प्लेन मिरर। जैसा मैंने बताया आपके घरों में जो मिरर्स यूज होते हैं वो आपके प्लेन मिरर होते हैं। अब प्लेन मिरर क्या होता है? एक ग्लास के पीछे एक रिफ्लेक्टिंग सी शीट लगाई जाती है, ठीक है। वो शीट या तो एल्यूमिनियम की होती है या तो सिल्वर की होती है। उस शीट की वजह से आपका ग्लास रिफ्लेक्ट करने लगता है, ठीक है। वो शीट आपकी एल्यूमिनियम की होती है या तो सिल्वर की होती है। अब देखो कुछ इस प्रकार का रहता है प्लेन मिरर, आपके घरों में आसानी से मिल जाता है, आप घर पे देख सकते हो। आपके ऐसा रहता है आपका प्लेन मिरर। अब ये जो शीट हम लगाते हैं, फिल्म जो लगाते हैं एल्यूमिनियम या सिल्वर की, उसके ऊपर भी एक लेड ऑक्साइड का हम कोटिंग मारते हैं ताकि वो इस शीट को प्रोटेक्ट करे। एल्यूमिनियम और सिल्वर की जो शीट रहती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लेड ऑक्साइड की कोटिंग मारी जाती है। आप अगर आपके घर में नॉर्मल जो मिरर है उसके पीछे भी अगर आप देखोगे कभी निकाल करके, तो उसके पीछे देखना एक कोटिंग लगी होगी। वो कोटिंग क्या रहती है? लेड ऑक्साइड की रहती है। अब नेक्स्ट है आपका इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज। अब इंसिडेंट रेज क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब रेज यानी कि रोशनी पड़ती है तो उस रेज को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेज। अब मान लो आपका ये सरफेस है, ठीक है। इसके ऊपर जब ये रोशनी पड़ती है तो इस रोशनी को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेज, ठीक है। अब ये रोशनी इस पर पड़ी। अब इस पर रोशनी पड़ने के बाद रोशनी जो रहती है वो रिफ्लेक्ट होती है। जो रेज जो पड़ती है इस पर वो रिफ्लेक्ट होती है। तो जब ये रेज यहां पर पड़कर रिफ्लेक्ट होती है तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज रहती हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। जब रोशनी आती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब पड़ती है तो जब वो रोशनी पड़ने वाली रहती है उस रेज को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जब वो उस ऑब्जेक्ट पर पड़ के गुजरती है तब उसे क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्ट होने के बाद उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और पढ़ने के वक्त क्या बोलते हैं उसे? इंसिडेंट रे। तो प्लेन मिरर में जो आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रहता है दोनों सेम, जिस पॉइंट से आते हैं उसी पॉइंट से वापस जाते हैं। जिस पॉइंट से आते हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पॉइंट पे वापस जाते हैं। देखो यहां से इंसिडेंट रे आया, प्लेन मिरर पे टकराया, सेम उसी लाइन पर वापस गया। यहां से इंसिडेंट रे आया, टकराकर सेम उसी पॉइंट पे वापस जाता है। तो प्लेन मिरर्स पे जब रेज फॉल करती हैं तो वो सेम डायरेक्शन में वापस रिटर्न जाती है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी प्लेन मिरर्स पर कोई भी इमेज फॉर्म होती है, आप सामने रहते हैं किसी भी प्लेन मिरर पर, तो सेम साइज की इमेज फॉर्म होती है। ऐसा नहीं आप छोटे हैं तो इमेज आपकी जो इमेज बनती है प्लेन मिरर्स पे वो बड़ी बन जाती है। वो सेम साइज की रहती है। तो इसीलिए इमेज जो आपका बनता है प्लेन मिरर पर वो सेम ही साइज का बनता है। तो इस ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे आते हैं, जो रेज इस ऑब्जेक्ट से निकल कर आते हैं वो टकराकर आपकी आंखों की तरफ आते हैं। लेकिन ये जो रेज रहती हैं ये एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। तो ये जो दोनों रेज हैं वो एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं। देखो अगर इन्हें मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये दोनों जो रेज हैं वो एक दूसरे से टकरा नहीं रही। तो इमेज तभी फॉर्म होती है जब दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, टकराते हैं एक दूसरे से, तभी जाकर के आपकी इमेज फॉर्म होती है। तो इस केस में तो इमेज फॉर्म हो ही नहीं रही। तो
इमेज कैसे फॉर्म होती है, हमारी आईज को अगर देखे जाए तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम मिरर के पीछे एक्सटेंड करें, देखो ये जो पार्ट है, इसी पॉइंट को अगर हम मिरर के पीछे एक्सटेंड करें तो ये जाकर के कहीं पर यहां पर मिलती है। तो इसका मतलब हमारा जो मिरर में जो इमेज बनता है वो मिरर के अंदर बनता है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये जब यहां से रिफ्लेक्ट हुआ तो ये यहां पर आपकी इमेज नहीं बनी, लेकिन आपकी आंखों को लगता है कि ये जो रेज है ये मिरर के पीछे इंटरसेक्ट होते हैं, इसलिए आपकी आंखों को लगता है कि जो इमेज बनी है वो पीछे बनती है। ठीक है, अब ये जो इमेज जो बनी है ये मिरर के पीछे बनी है, और ये जो लाइंस बनी है वो वर्चुअल लाइंस बनी है, इसलिए ये जो इमेजेस जो पीछे बनती है मिरर्स के, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि वो असली में टकराई नहीं है। ये जो लाइंस है ये वर्चुअल लाइंस है जो पीछे जाकर के टकरा रही है, इसलिए जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, ये दोनों जो रेज रहती है मिलती नहीं है आपस में, इन्हें बस हम ऐसा मानते हैं कि ये जो पीछे जाकर के टकरा चुकी है, इसी वजह से हमें लगता है कि ये इमेज फॉर्म हो चुका है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, hence such an image is called a virtual image। ये जो आपका इमेज बनता है, ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बना आपका मिरर में, ये जो इमेज बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, क्या होता है वो, लैटरली इन्वर्टेड होता है। अब लैटरली इन्वर्टेड क्या हो गया कि अगर आप राइट हैंड अपना उठा रहे तो जो मिरर में आपकी इमेज बनेगी वो आपका लेफ्ट हैंड उठा रही होगी, या फिर कोई भी आप अगर वर्ड्स को रखते हैं मिरर के सामने या बुक को ओपन करके रखते हैं तो जो भी वर्ड्स रहते हैं वो उस मिरर के ऑपोजिट साइड में उल्टे दिखाई देते हैं। ये चाहिए तो आप घर पे एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। आप एक बुक लीजिए, उसको मिरर के जस्ट सामने रखिए, तो जो भी आपके बुक में जो वर्ड्स हैं वो मिरर में बिल्कुल ऑपोजिट दिखेंगे। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, लैटरली इन्वर्टेड इमेजेस। लैटरली इन्वर्टेड इमेजेस आपके मिरर्स में बनते हैं, जो प्लेन मिरर्स आपके घर पे, उनमें आपके लैटरली इन्वर्टेड इमेजेस बनते हैं। अब द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द मिरर। जैसे मैंने बताया कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो उतनी ही दूरी पे आपके इमेज बनेगी जितनी दूर पे आपका ऑब्जेक्ट है। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है तो मिरर में भी आपको वो ऑब्जेक्ट दूर ही दिखाई देगा, ऐसा नहीं मिरर में वो ऑब्जेक्ट आपके नजदीक होगा। अब जैसे मैंने बताया लैटरली इन्वर्टेड के एग्जांपल्स। अब ये शर्ट पे आपकी प्रिंट है, ठीक है, अब इमेज में आप देखोगे तो आपकी प्रिंट कुछ ऐसी दिखाई देगी, उल्टी इमेज दिखाई देती है आपकी प्रिंट की, जबकि आपकी बॉडी सेम रहती है लेकिन ये जो प्रिंट्स रहते हैं वो उल्टे रहते हैं। अगर आप अपना ये राइट हैंड ऊपर करोगे तो मिरर में अगर आप देखोगे तो ये मिरर में इसका लेफ्ट हैंड है। अब एक और एग्जांपल है आपका एम्बुलेंस का। अगर आप एम्बुलेंस को देखोगे तो एम्बुलेंस के ऊपर उसका जो नाम लिखा रहता है वो उल्टा लिखा रहता है। नॉर्मली कोई भी अगर आप एम्बुलेंस आपके लोकेलिटी में देखोगे तो एम्बुलेंस पे जो नाम लिखा रहता है वो उल्टा लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस जब आती है तो जो सामने जो व्हीकल्स रहते हैं उनके मिरर्स में जब उनका नाम दिखेगा तो वो सीधा दिखे। अगर एम्बुलेंस के नाम को सीधा लिखा जाएगा तो मिरर्स में उनके नाम उल्टे दिखेंगे, इसलिए मिरर में उनका नाम उल्टा लिखा जाता है। जो भी आपकी इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बनती है, ठीक है, और इन्वर्टेड बनती है, और वो सेम डिस्टेंस पे बनती है जिस डिस्टेंस पे आप मिरर जितने डिस्टेंस पर आप मिरर से हो, और इस चीज को हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। सो दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। तो एक एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक में, मिरर्स के बीच में अगर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो कितने इमेजेस बनेंगे उस ऑब्जेक्ट के। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग सा एक फॉर्मूला है आपके टेक्स्ट बुक में, n is equal to 360 डिग्री अपॉन a माइनस 1। अब n क्या है, आपका नंबर ऑफ इमेजेस, कि मतलब कितने इमेजेस बन जाएंगे, तो ये आपका फॉर्मूला आपको बना के दे देगा ये कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे। अब a क्या है, a इज द एंगल बिटवीन द मिरर्स। अब इन दो मिरर्स के बीच में कितनी एंगल है, लगभग राइट एंगल है, ये राइट एंगल दिख रहा है, मतलब 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करके एक बार देखते हैं।
ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं ये 90 डिग्री है। तो फॉर्मूला में पुट करने के बाद देखो 360 डिग्री अपॉन 90, हमने 90 ले लिया। ए हमारा कितना था, एंगल बिटवीन, तो एंगल हमने 90 लिया तो 90 ले लिया। अब 90 वन जा 90, अब 360 माइनस 90 किया हमने, कितना आ गया हमारा 270। ठीक है, अब 270 डिवाइड बाय 90 कितना आ गया हमारा, एन कितना आया 3। तो कितने इमेजेस हमारे फॉर्म होंगे, 3 इमेजेस। तो यहां देखो 1 2 3 इमेज फॉर्म हो रहा है, मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो मैंने यहां पर 90 डिग्री लिया, आप 60 डिग्री लेके ट्राई करो, देखो कितने इमेजेस फॉर्म होंगे अगर इन दोनों मिरर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा तो इसके साथ आपका प्लेन मिरर का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में देखने वाले हैं। तो स्फेरिकल मिरर में आपके दो टाइप के मिरर्स आते हैं, पहला है आपका कॉनकेव मिरर और सेकेंड है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर क्या होता है, इनर साइड उसकी शाइनी हो, मतलब जो रिफ्लेक्शन होगा वो इनर साइड में होगा, ये वाली साइड में, ये जो अंदर की साइड है इस साइड में रिफ्लेक्शन आपका होगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, जिसमें आपका जो रिफ्लेक्शन होता है वो अंदर की साइड होता है। ये देखो, ये अंदर की साइड आपकी रिफ्लेक्शन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। इफ द इनर सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अंदर की साइड अगर रिफ्लेक्टिंग होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इसी का ऑपोजिट हो जाता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या होता है, जो बाहर की साइड होती है वो आपकी रिफ्लेक्टिंग होती है, अंदर आपका रिफ्लेक्टिंग नहीं होता, आपका बाहर रिफ्लेक्टिंग होता है। ये जो बाहर का सरफेस है यहां पर आपकी रिफ्लेक्टिंग होती है, तो इस मिरर्स को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। इफ द आउटर सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये जो बाहर की सरफेस अगर आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी तो हम इसे क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। अंदर अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुई तो उसे कॉनकेव मिरर बोलेंगे, बाहर अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुई तो कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है इसमें बहुत सारी चीजें और इंक्लूडेड है। ठीक है, जैसे कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस। अब ये सारी चीजें क्या है इनके बारे में अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पहली चीज जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस, अब अगर आप इसको एज अ सर्कल ट्रीट करते हो, देखो ये एक सर्कल है। ठीक है, ये आपकी मिरर है, लेकिन अगर आपकी इस मिरर को मैं एक्सटेंड कर दूं तो एक सर्कल बन रही है। सर्कल के बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है, देखो, तो इसी सेंटर पॉइंट को हम सी से डिनोट करते हैं। ये सेंटर से इसके कोई भी एंड पॉइंट तक अगर लाइन आप खींचते हो तो इन सारी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे सर्कल में आप रेडियस बनाते हो वैसे ही यहां पर सेंटर से एंड पॉइंट तक जो यहां पर सर्कल के एंड एक पॉइंट पर अगर मैच खाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, ये जो स्फीयर है इसका मिरर क्या है, एक पार्ट। द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये स्फीयर का एक रेडियस जिसका ये मिरर एक पार्ट है, देखो एक पार्ट है इस मिरर का। ठीक है, इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये स्फीयर है, स्फीयर का पार्ट क्या है, ये मिरर, ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, उसके रेडियस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अब यहां पर देखो, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है आपका, लेंथ सीपी। ये जो सीपी है ये भी आपका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सीए ये भी आपका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और ये जो मैंने अभी बनाया ये भी आपका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, ये सीपी देखो, सी से लेकर के पी, देखो सेंटर से ये एक पॉइंट पर जा रहा है तो ये भी आपका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सी टू ए, ये भी आपका सेंटर से लेकर के एक पॉइंट पर जा रहा है तो ये भी आपका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है,
तो ये दो आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अब जो इस डायग्राम में बनाए गए हैं। अब आपका नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो सी है आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। इसी को हम बोलते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आपका प्रिंसिपल फोकस। अब देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि जो भी इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट होती है इस पर मिरर पर, वो टकराने के बाद जहां से क्रॉस करती हैं वो है आपका फोकस, ठीक है। और फोकस आपकी कौन सी लाइन पे है? प्रिंसिपल लाइन पे। इसलिए इस फोकस को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ये जो एफ है आपका प्रिंसिपल फोकस, हम इस एफ से डिनोट करते हैं। देखो ये जो एफ है ये है आपका फोकस, और ये कौन सी लाइन पे है? प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन पे, इसलिए इसको प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है, ठीक है। कोई भी जैसे मान लो ये आपकी रेज है, ये रेज आ रही है, अब ये इस पर टकरा करके फोकस से गुजरती हैं, ठीक है। ये जो फोकस है इसी से गुजरती हैं, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये पोल और ये जो प्रिंसिपल फोकस है, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। अब ये जो डिस्टेंस होता है वो हाफ होता है आपका, कभी भी हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर से। मतलब मान लो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका अगर 4 सेंटीमीटर है, तो आपका जो फोकल लेंथ होगा वो 2 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। अब देखो ये जो रेज है ये बनाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक है। इनके जो डायग्राम्स हम बनाते हैं, ये डायग्राम्स बनाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। ये डायग्राम्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके एग्जाम्स में आते हैं मोस्टली, तो इनके रूल्स आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो रूल नंबर 1 क्या है? इफ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर इंसिडेंट रे आपका पैरेलल जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके पैरेलल अगर आपका इंसिडेंट रे जाता है तो वो टकराने के बाद फोकस से ही गुजरेगा, ठीक है। ये रूल है आपका फर्स्ट रूल। अगर आपका इंसिडेंट रे आपके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर के टकराता है मिरर से, तो वो फोकस से ही गुजरेगा, ठीक है। ये रूल है। इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पास करेगी आपके प्रिंसिपल फोकस से ही, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल फोकस है यही से गुजरेगा आपका। तो सिंपल सा रूल है। अब इसी का ऑपोजिट हो गया है आपका रूल 2, ठीक है। क्या? अगर आपकी रे फोकस प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, ठीक है, अगर आपकी ये जो रे है, इंसिडेंट रे है, वो अगर प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रे पैरेलल जाएगी। फर्स्ट रूल क्या कहता है? अगर पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजर के जाएगी। सेकेंड रूल क्या कहता है? अगर प्रिंसिपल फोकस से वो आ रही है तो टकराने के बाद वो रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगी वो पैरेलल होकर के जाएगी, ठीक है। स्टेट कर देता हूं, इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी वो पैरेलल होगी किसके? आपके प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। ये दोनों रूल एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है तो टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी, ओके। अब रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या है? अगर कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो सेंटर था
ठीक है, आपका ये जो इमेजिनरी स्फीयर था, इसका ये जो सेंटर था, अगर वो उस सेंटर से गुजरती है तो वो टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी आपकी, वो भी उसी सेंटर से वापस चली जाएगी। ठीक है, इफ एन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करती है, सो द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेसेस द सेम पाथ बैक। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो वापस टकराने के बाद वो वापस उसी सेम डायरेक्शन से वापस चली जाएगी। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 3। अब नेक्स्ट है आपका इमेज ऑब्टेन्ड इन अ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर क्या था, मैं एक और बार बता देता हूं। जिस भी स्पेरिकल मिरर का अंदर वाला साइड अगर आपका रिफ्लेक्टिंग साइड है तो वो क्या हो जाता है, कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, देखो ये आपका मिरर है, इसका अंदर वाला साइड रिफ्लेक्टिंग है, तो ये आपका कॉनकेव है। अब इसमें इमेज कैसे फॉर्म होते हैं, देखो ये मान लो आपका इमेज है, ये इमेज आपका कहाँ खड़ा है, ये सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस है आपका। ठीक है, तो आपका जो इमेज है वो इन दोनों के बीच में है। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 चलेगा आपका। रूल नंबर 1 क्या, देखो यहां से एक पैरेलल लाइन जा रही है, टकराने के बाद वो फोकस से गई। और सेकेंड रूल आपका क्या है, फोकस से अगर वो लाइन जा रही है तो टकराने के बाद वो पैरेलल जाएगी। तो देखो ये दोनों इंसिडेंट रे आपकी यहां पर देखो आपस में टकरा रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कहां पर कर रही है, ए डैश पे। देखो ये आपका ए आपका ऑब्जेक्ट था, ए डैश पर देखो उसकी इमेज बन रही है। अब इमेज कैसी बन रही है, यहां पर देखो ये जो इमेज है यहां पर देखो सीधी थी, यहां पर जो इमेज बनी है वो उल्टी बनी है। देखो ये एरो उल्टी गई है, टकराने के बाद ये इमेज उल्टी बनी है। और यहां पर देखो इसका साइज सिर्फ इतना सा था, सिर्फ इतना साइज था इसका, और यहां पर जो इसकी साइज बनी है देखो इतनी बड़ी बनी है। तो जो इमेज आपकी बनी है वो लार्ज बनी है, मतलब मैग्नीफाई हो गई है, बड़ी हो गई है, और इन्वर्टेड बनी है, मतलब उल्टी बनी है। तो कब बनी है ऐसा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में था। ठीक है, देखो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपका जो पोजीशन है, जो आपका इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा। जैसा मैंने बताया इन्वर्टेड मतलब देखो यहाँ पर उल्टा बना है। और रियल इमेज होगी, रियल इमेज कैसे, मतलब देखो टकराने के बाद यहां पर आपकी इमेज इंटरसेक्ट हो रही है, ऐसा नहीं कि इमेज के मिरर के अंदर हो रही है, मिरर के रिफ्लेक्ट होने के बाद ही बन रही है। देखो इसी साइड बन रही है, तो ये इमेज जो आपकी बनी है वो रियल बनी है। अगर ये इंटरसेक्ट यहां पर नहीं होती और ये इमेज देखो जैसे यहां पर ये इमेज पीछे बनी है, तो ये आपकी क्या इमेज बनती, ये वर्चुअल बनती। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट नहीं हुई है इसलिए ये पीछे क्या बनी है, इमेज आपकी वर्चुअल बनी है। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो गई तो मतलब ये इमेज आपकी रियल बनी। तो इन्वर्टेड बनी और रियल इमेज बनी आपकी। और देखो ये साइज बढ़ गई थी इसलिए ये इमेज आपकी क्या हुई, मैग्नीफाइड हो गई, बड़ी हो गई आपकी इमेज। ठीक है, वैसे ही बाकी के भी है। अगर ये पोल और फोकस के बीच में होगा तो आपका इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा। जैसे यहाँ देखो ये आपका पोल और फोकस के बीच में है, तो ये सेम फर्स्ट रूल आपका टकराने के बाद फोकस से गया, सेकंड वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो सेम पाथ देखो यहां पर मैच हो रही है, फोकस से भी यहां पर मैच हो रही है, और ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं। देखो इनको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों मिल नहीं रहे हैं, तो ये दोनों मैच नहीं किए, तो इनका हम क्या लेंगे, एक वर्चुअल इमेज लेंगे जो मिरर के पीछे बनेगा। देखो ये सेम लाइन को हमने मिरर के पीछे ले गए, तो इनकी इमेज कुछ यहां पर बनी, तो ये मिरर के पीछे बन रही है इमेज, इसलिए ये इमेज क्या होगी आपकी, वर्चुअल होगी। ठीक है, यहां देखो ये जो आपकी अगर ये देखो यहां पर अगर आपकी इमेज पोल और फोकस के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट है, पोल और फोकस के बीच में, तो आपकी इमेज देखो कहां बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। और मिरर के पीछे बनेगी तो क्या बनेगी आपकी इमेज, वर्चुअल बनेगी। ठीक है, अब इरेक्ट, इरेक्ट मतलब देखो सेम बनी है, ये आपकी सीधी थी इमेज, यहां पर भी आपकी इमेज सीधी ही बनी है। देखो ये लाइन के नीचे नहीं आई है आपकी इमेज,
नीचे अगर लाइन के बनेगी तो उल्टी बनेगी, यहाँ पर आपकी सेम सीधी ही लाइन पे बनी है, तो आपकी इमेज क्या बनी, इरेक्ट बनी, सीधी बनी है आपकी इमेज। अगर यहाँ पर सर था तो यहाँ पर भी सर है, यहाँ पर उल्टी हो गई थी इमेज, यहाँ पर आपकी इमेज सीधी थी, तो आपकी इमेज इरेक्ट और वर्चुअल बनी। और साइज देखो आपकी इमेज की, यहाँ पर इतनी सी थी, यहाँ पर आपकी इमेज कितनी बन गई है, बड़ी बन गई है, तो साइज आपकी इमेज की बढ़ गई, तो क्या हो गई है, मैग्नीफाइड हो गई, साइज आपकी मैग्नीफाइड हो। उसी तरह अगर आप फोकस पर रखते हैं तो आपका जो पोजीशन बनेगा इमेज का वो इन्फिनिटी पे जाएगा, मतलब वो इमेज आपकी कहीं दूर, बहुत ही दूर पर आपकी इमेज बनेगी, जो कि आप काउंट नहीं कर सकते हो, बहुत ही दूर पर आपकी एक इमेज बनेगी। वो इमेज इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी होगी, कुछ प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे बनेगी आपकी इमेज, और रियल होगी। रियल मतलब वो मिरर के इस तरफ नहीं, इसी तरफ आकर के रिफ्लेक्ट इंटरसेक्ट होगी, ठीक है। और वेरी लार्ज होगा, मतलब बहुत बड़ा होगा, ये मैग्नीफाइड तो थोड़ा सा बड़ा था, वेरी लार्ज मतलब आपकी इमेज बहुत ही बड़ी बनेगी। अगर कोई भी इंफिनिटी पे आपकी अगर इमेज बन रही है तो इमेज हमेशा वेरी लार्ज बनेगी, ठीक है। उसी तरह बाकी के भी हैं, आप पॉज करके अच्छे से एक बार देख सकते हैं, ये इमेज आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, टेक्स्ट बुक में भी आप अच्छे से एक बार पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव का आपने देख लिया, अब कॉन्वेक्स का देखते हैं। कॉन्वेक्स इमेज क्या था, जिसके आउटर सरफेस पर लाइट्स रिफ्लेक्ट करती थी, इनको हम क्या बोलते थे, कॉन्वेक्स मिरर। तो अब इनमें देखो कैसे इमेज फॉर्म करती है। अब कॉन्वेक्स मिरर में देखो, कॉन्वेक्स मिरर में जब भी आपकी इमेज बनेगी वो आपकी हमेशा मिरर के पीछे ही बनेगी, ठीक है। मिरर के आगे कभी नहीं बनेगी, वो हमेशा आपके मिरर के पीछे ही इमेज बनेगी, क्योंकि मिरर के आगे वो इमेज कभी इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं एक दूसरे को, रेज जो रहेंगी वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो हमेशा आपकी कॉन्वेक्स मिरर में आपकी जो इमेज रहती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है। दीज इमेज आर ऑलवेज वर्चुअल, और ये स्मॉलर रहती है, हमेशा छोटी इमेज बनती है। देखो यहां से छोटी साइज की इमेज बनी और हमेशा मिरर के पीछे रहती है, तो ऑब्वियसली है वो वर्चुअल इमेजेस बनेंगी। अब जैसे मैंने बताया, जो रिफ्लेक्टेड रेज रहती हैं वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, ठीक है। अब डाइवर्जेंस क्या होता है कि किसी भी लाइट के सोर्स को हम दूर दूर कर दें, ठीक है, या फिर सेपरेट कर दें, एक दूसरे से अलग कर दें, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। जैसे ये एक लाइट का सोर्स था, यहां से हमने लाइट्स को देखो दूर दूर कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं। अब कन्वर्जेंस उसका ऑपोजिट हो गया, आपकी ये अलग अलग लाइट सोर्स थे, उन सबको आपने एकत्र कर दिया, ठीक है, एक साथ कर दिया, तो आपने इन सबको कन्वर्ज कर दिया। तो डाइवर्जेंस क्या है, सेपरेट करना, और कन्वर्जेंस क्या है, सबको यूनाइट करना, एक साथ ला करके लाइट्स के सारे सोर्सेस को कलेक्ट करना, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। अब कॉनकेव मिरर जो रहता है वो आपका फोकसिंग मिरर होता है। अब उसको फोकसिंग मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी इंसिडेंट रे आपके जो रहते हैं कॉनकेव मिरर में, वो टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक साथ आ जाते हैं, इसलिए उनको हम फोकसिंग मिरर भी, इसलिए कॉनकेव मिरर को हम फोकसिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो भी साइजेस कॉनकेव मिरर में बनते हैं वो या तो बड़े बनेंगे या तो छोटे बनते हैं, वो डिपेंड करता है जो ऑब्जेक्ट आपका मिरर से कितना दूर है। अब कॉन्वेक्स मिरर को हम डिस्पर्सिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। कॉनकेव को हम क्या बोलते थे, कन्वर्जिंग, वो सारा कन्वर्ज करता था। फोकसिंग मिरर बोलते थे उसको, सारा एकत्र लाके रखता था। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्सिंग मिरर बोलते हैं, मतलब ये डाइवर्ज कर देता है, जो भी लाइट्स इस पर आती है उनको वो डाइवर्ज कर देता है, दूर दूर कर देता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज पैरेलल इंसिडेंट रे गेट डिस्पर्स्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो भी रेज कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ती थी वो रिफ्लेक्ट हो जाती थी। द साइज ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय दीज मिरर्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमने देखा था इमेजेस में, जो भी इमेजेस बन रही थी वो वर्चुअल बन रही थी, मिरर के पीछे बन रही थी, और सबकी साइजेस छोटी बन रही थी।
तो जो कॉन्वेक्स मिरर है वो आपका डिस्पर्सिंग मिरर है, वो डिस्पर्स करता है जितने भी आपकी लाइट की जो सोर्स रहेगी, जो भी आपकी लाइट की सोर्स रहेगी वहां से लाइट आपकी दूर दूर कर देगा। और जो कॉन्केव है वो सारी फोकसिंग मिरर, ये एक फोकसिंग मिरर है, तो जो भी लाइट्स हैं आपकी वो एकत्र कर देगा। कॉन्केव में ये क्यों होता है, क्योंकि जो भी पैरेलल रेज जो इसमें आती हैं वो टकराने के बाद एकत्र हो जाती है, फोकस हो जाती है, ठीक है। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, पैरेलल रेज जो भी आती है वो इसमें रिफ्लेक्ट होने के बाद दूर दूर चली जाती है, वो डिस्पर्स कर देता है इसको। अब कॉन्केव में जो भी आपके इमेजेस के साइजेस थे वो छोटे भी बनते थे बड़े भी बनते थे, वो डिपेंड करता था आपका ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है। जो प्रिंसिपल एक्सिस आपकी जो लंबी सी लाइन थी पोल से, जो लंबी सी लाइन थी वहां पर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है उस हिसाब से आपकी इमेज की साइज बनती थी। वहीं पर कॉन्वेक्स मिरर पे आपकी इमेज की साइज हमेशा छोटी ही बनेगी और वर्चुअल रहती। अब यूजेस क्या है कॉनकेव मिरर के, ठीक है, पढ़ तो लिया, अब यूजेस क्या है, कहां पर यूज होता है आपका कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर आपका यूज होता है देखो बार्बर के शॉप में। बार्बर के शॉप में क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा मिरर है जो फोकसिंग मिरर है, जो फोकस कराता है। तो जो भी आपकी छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजें हैं वो यहाँ पर आपकी दिख जाती हैं बार्बर के शॉप में, डेंटल हॉस्पिटल में, क्योंकि डेंटल हॉस्पिटल में भी आपकी जो भी डेंटिस्ट आपके दांत देखता है तो छोटी छोटी चीजें उसको, तो डेंटिस्ट आपके दांत देखता है तो जो भी माइन्यूट सी चीजें रहती हैं वो देखने के लिए हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं डेंटल हॉस्पिटल्स में। देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर, अगर जो ऑब्जेक्ट रहता है हमारा वो पोल और फोकस के बीच में हम करते हैं तो हमें क्या ऑब्टेंड होता है, एक इरेक्ट मतलब सीधी फोटो हमें मिलती है, वर्चुअल मिलती है और मैग्नीफाइड इमेज मिलती है, एक बड़ी इमेज मिलती है। इसलिए हम यहाँ पर इन्हें यूज करते हैं ताकि एक बड़ी इमेज मिले, हम क्लियरली उस छोटी सी चीज को मैग्नीफाइड करके देख पाए। इसलिए इन बार्बर शॉप और डेंटल हॉस्पिटल्स में कॉनकेव मिरर आपका यूज होता है। सेकेंड आपका टॉर्च और हेडलैम्प्स में यूज होता है। जो भी टॉर्च और हेडलैम्प्स यूज होते हैं आपके व्हीकल्स में उनमें यूज होता है। क्यों, द सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट द फोकस ऑफ अ मिरर, thus a parallel beam of light is obtained। जो भी आपका जो सोर्स है लाइट का उसको फोकस पे रखा जाता है। अब कॉनकेव में एक रूल था कि फोकस से लाइट जाती है तो वो पैरेलल जाती है, इसीलिए जो आपका सोर्स है लाइट का उसको फोकस पे रखा जाता है ताकि जो रिफ्लेक्टिंग बीम जाए, जो रिफ्लेक्टिंग रे जाए वो पैरेलल जाए, ठीक है, एक पैरेलल लाइट हमें ऑब्टेन्ड हो। थर्ड क्या है, फ्लड लाइट। अब फ्लड लाइट क्या होता है, बड़े बड़े स्टेडियम्स में आपने लाइट्स देखे होंगे, उन्हीं लाइट्स को हम बोलते हैं फ्लड लाइट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट लिटिल बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था आपका सी सेंटर, उससे पीछे रखा जाता है, ठीक है। अब उसके पीछे रखने से उससे क्या मिलता है, जो हमें जो लाइट ऑब्टेन्ड होती है रिफ्लेक्ट होने के बाद वो बहुत ब्राइट मिलती है, ठीक है, एक बहुत ही ब्राइट लाइट मिलती है। अब फोर्थ वाला जो है, वेरियस इक्विपमेंट्स यूजिंग सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी के वेरियस इक्विपमेंट्स में यूज होता है, बहुत सारी जो इक्विपमेंट्स रहते हैं जो सोलर एनर्जी के रहते हैं उसमें आपका कॉनकेव मिरर यूज होता है। क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर एक फोकसिंग मिरर है, तो सन की जो भी लाइट्स रहते हैं उन सबको वो फोकस करता है, ठीक है, और उस इक्विपमेंट में यूज करता है। Therefore, it is used in various solar equipments. अब यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेस हैं। मिरर ऑन द साइड ऑफ अ कार आर कॉन्वेक्स मिरर। जो आपके कार्स के जो साइड में जो मिरर रहते हैं, जो कार के साइड्स में रहते हैं, जो दो मिरर रहते हैं ना कार्स के साइड में, वो आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। अब वो क्यों दिए हुए रहते हैं आपके कार के साइड्स में, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जो चीजों को छोटा दिखाता है। तो अगर उस मिरर को आपके कार के साइड्स में लगाया जाए तो पीछे की जो रोड है उसे वो छोटी दिखाएगा। तो बहुत सारी जो कार्स हैं वो आपकी छोटी सी मिरर्स में आप देख सकते हैं कि कितने सारी कार्स आपके लेफ्ट साइड या राइट साइड में है। तो इससे कॉन्वेक्स मिरर आपको हेल्प कर देता है। अब सेकेंड यूज इसका क्या हो गया कि बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर फिटेड इन शॉप। अब नेक्स्ट आपका कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है कि कौन से साइंस कौन से जगह पर आपको लगेंगे। तो ये आपका मिरर है। अब जो स्ट्रेट लाइन है आपकी, वर्टिकल लाइन है,
इसे हम y एक्सेस मानते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे x एक्सेस मानते हैं। x एक्सेस पे आपका प्रिंसिपल एक्सेस आ गया। अब साइन कन्वेंशंस के बारे में हम देखते हैं। जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके रहेंगे वो हमेशा लेफ्ट साइड पे रहेंगे मिरर के, ठीक है। ये मान लो आपका मिरर है तो हमेशा आपके लेफ्ट साइड पे रहेंगे, इस साइड पर, ठीक है। चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, आपका जो इमेज जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा लेफ्ट साइड पे रहेगा। और जो भी आपका डिस्टेंस पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस से, वो मेजर किया जाएगा कहां से, पोल से, ठीक है। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। इस पोल से आपका जो भी डिस्टेंस रहेगा वो मेजर किया जाएगा। अगर ऊपर रहेगा आपका तो पॉजिटिव रहेगा, नीचे अगर आपका रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड पर प्लेस होगा। कोई भी इमेज अगर आपकी राइट हैंड साइड में बन रही है, ठीक है, रिफ्लेक्शन होने के बाद कोई भी इमेज फॉर्म हो रही है आपकी राइट हैंड साइड में, तो इस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव डिस्टेंस में लेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपकी इमेज बन रही है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर बन रही है तो पॉजिटिव में लेंगे, अगर नीचे बन रही है तो नेगेटिव में लेंगे। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट जैसा कि मैंने बताया, ऊपर अगर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव में, नीचे अगर मेजर करेंगे तो हम नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। अब द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव व्हाइल दैट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। अब जो फोकल लेंथ है, जो फोकस है आपका, वो कॉनकेव मिरर का हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका यहीं पर बनेगा, फोकल लेंथ आपका जो कॉनकेव का रहेगा वो हमेशा आपका यहां पर बनेगा। तो यहां पर बनेगा तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है तो नेगेटिव ही बनेगा। और वहीं कॉन्वेक्स में आपका हमेशा राइट हैंड साइड में बनेगा फोकल लेंथ, क्योंकि ये मिरर के पीछे बनता है, इसलिए आपका जो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। कॉनकेव में जो फोकल लेंथ आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अब नेक्स्ट है आपका मिरर फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला है जो आपके टेक्स्ट बुक में है और इसके ऊपर बेस 2-3 न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ये एक न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में श्योर है आ सकता है, इसलिए ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला ये इजी सा एक फॉर्मूला है, 1/v + 1/u = 1/f। अब इसमें v क्या है? v जो है आपका इमेज डिस्टेंस है, ठीक है, कि आपका इमेज कितने दूरी पे बना है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस आपका v है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका u है, कि मतलब ऑब्जेक्ट आपका कितने डिस्टेंस पे था मिरर से। मिरर से आपका ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे था उसको आप किससे लेंगे? u से लेंगे। इमेज आपका कितने डिस्टेंस पे बना है उसको आप v से लेंगे, ठीक है। और f क्या है? आपका फोकल लेंथ, ठीक है। जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो आपका फोकल लेंथ था वो आपका f है। अब इसका फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, image distance and focal length is called as the mirror formula. अब इसी के साथ एक और टर्म है मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्पेरिकल मिरर्स। अब स्पेरिकल मिरर्स में इमेज जो फॉर्म होती है वो कुछ मैग्निफाइड होकर के भी फॉर्म होती है, तो उसी को लेकर के मैग्निफिकेशन का भी एक फॉर्मूला है। तो वो है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो आपका इमेज का हाइट है, जो बना इमेज आपका, उसका हाइट, और आपके ऑब्जेक्ट का हाइट, आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी और आपकी इमेज की हाइट कितनी बनी। तो जो इमेज की हाइट बनेगी वो आपकी होगी h2 और जो आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट थी वो है h1। तो यही आपका फॉर्मूला है h2/h1, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m = -v/u। अब ये v क्या है? इमेज डिस्टेंस। देखो ये इमेज था आपका तो इसलिए इसको v से लिया गया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इसको आप u से लिए, फॉर्मूले में m -v/u है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप h2/h1, ये जो यहाँ पर है, ये और ये, या तो ये आप फॉर्मूला लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, ठीक है। मैग्निफिकेशन के ये दोनों ही फॉर्मूले हैं। अब जैसा लास्ट स्लाइड में भी मैंने बताया था, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसकी हाइट को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर नीचे रही तो नेगेटिव लेंगे। अब वर्चुअल इमेज हमेशा आपकी राइट हैंड साइड में बनेगी, इसलिए इसको हमेशा पॉजिटिव में लेंगे। और जो रियल इमेज रहेगी
वो तो आपकी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी, इसलिए उसे हमेशा नेगेटिव मिलेंगे। थर्ड पॉइंट आपकी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में हम रखते हैं तो उसके डिस्टेंस को u मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम u मानेंगे। ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में रखा जाता है तो उसे हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। ओके, एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम। अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इसका फोकल लेंथ कितना है? 18 सेंटीमीटर। जो इमेज हमारी बन रही है, जो इमेज जो है, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इमेज है जो ऑब्जेक्ट की, वो मिरर के सामने रखी हुई है। ठीक है, और जो मिरर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो मिरर है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी जो इमेज बनी है वो हाफ है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनी है वो हाफ बनी है। जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनी है वो उस ऑब्जेक्ट के हाइट की हाफ बनी है। ठीक है, जितनी उसकी हाइट है उसकी हाफ बनी हुई है उसकी ऑब्जेक्ट की इमेज। ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जो वो ऑब्जेक्ट है वो उस मिरर से कितना दूर है। ठीक है, एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन। कॉन्वेक्स मिरर है, उसका फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है कितना? 18 सेंटीमीटर। जो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो मिरर के सामने बन रहा है। जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने रखा हुआ है। ठीक है, और उसका जो इमेज बन रहा है वो उस ऑब्जेक्ट के हाइट का आधा बन रहा है। मतलब मान लो अगर उस ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर है तो उसका जो इमेज बन रहा है वो 5 सेंटीमीटर का बन रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले जो चीज दी हुई है उसे हम देख लेते हैं। फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ कितना है? 19 सेंटीमीटर, लिख लिया हमने। ठीक है, अब इसमें हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर ऑब्जेक्ट की साइज से काम लेना है। ठीक है, पहले साइज दूसरे के साइज से आधा है। जो ऑब्जेक्ट का साइज है और जो इमेज का साइज है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से हाफ है। तो हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले यहां पर हम ये पुट कर लेते हैं, जो h2 है हमारा वो h1 का हाफ है। h2 हमारा क्या है? इमेज साइज। जो इमेज साइज जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट के साइज से हाफ है। देखो, h1 हमारा ऑब्जेक्ट साइज था, फॉर्मूला एक बार ध्यान से पढ़ लो। h2 जो है हमारा वो h1 के साइज का हाफ है। ठीक है, जो इमेज है हमारा वो ऑब्जेक्ट के साइज का हाफ है। तो इसको फॉर्मूले में हमने पुट किया, h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब ये जो आपका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये आपका फॉर्मूला था। अब इसमें हम थोड़ी सी शिफ्टिंग करते हैं। ये जो u है इसको यहां शिफ्ट करते हैं, तो यहां डिवाइड कर रहा था, यहां पर आकर मल्टीप्लाई करने लगा। तो v इज इक्वल टू माइनस यू इंटू h2 अपॉन h1। ठीक है, अब ये h2 अपॉन h1 हमने क्या लिखा था? 1 अपॉन 2 है ना, यहां पर लिखा है ना हमने h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू 1 अपॉन। अब h2 अपॉन h1 के जगह पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 अपॉन 2, तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने माइनस यू से, तो 1 इंटू माइनस यू हो गया माइनस यू, और 2 तो नीचे था ही, किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, तो 2 डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो v इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन 2 आ गया, ये हमें मिल गया। अब हम डालेंगे मिरर का फॉर्मूला। ठीक है, अब मिरर का फॉर्मूला डाला हमने 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। एफ आपका फोकल लेंथ है, वी आपका इमेज का डिस्टेंस है, यू आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखो फोकल लेंथ हमें दिया हुआ था 18, हमने लिख दिया। अब 1 अपॉन वी, यहां पर हमने v ढूंढा, v हमारा कितना है? माइनस यू अपॉन 2, तो 1 अपॉन वी क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो, है ना, v का उल्टा हुआ है 1 अपॉन वी, तो इसका भी उल्टा कर दो। v हमारा कितना आया? माइनस 2 अपॉन यू, और ये 1 अपॉन यू हमने वैसे लिख दिया। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करना है नॉर्मली, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, -1 अपॉन यू आ जाएगा और ये 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारा यू कितना आया, -18 सेंटीमीटर। यू आपका क्या था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपका कितना आया, 18 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट था आपका वो 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था। तो इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ आया होगा। थैंक यू अगेन, मिलते हैं फिर।